नमस्कार। हिंदी प्रीवियस पेपर की अगली कड़ी में आज हम कॉलेज लेक्चरर 2024 वाला पेपर लेके आए हैं। ये प्रथम पेपर है। इसकी परीक्षा 5 जुलाई 2016 को हुई थी और आरपीएससी की जो फाइनल आंसर की आई है उसके आधार पे हम इसके आंसर देखेंगे। मित्रों, जो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर की कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जो पिछले पेपर हैं आरपीएससी के हिंदी से रिलेटेड जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो ही जो है 30-40% प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आपको ये जो पेपरों की अगली कड़ी है ये आपको बहुत ही मदद देने वाली है, इसलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, अवहट। सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अवहट। मित्रों, ये पेपर जो है ऑनलाइन हुआ था उस समय, इसलिए इसका फॉर्मेट अलग नज़र आ रहा है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन है शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो हमें सबको पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 ब्राह्मण अपभ्रंश से। शोरसेनी अपभ्रंश जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। और जो मागधी अपभ्रंश है उससे बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया का विकास हुआ है। और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। शोरसेनी अपभ्रंश जो है इससे जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में जो 5 बोलियां मानी जाती हैं, बांगरू यानी हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? ऑप्शन है पउमचर्यु, पाहुड़-दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 चित्रावली। ये सूफी काव्य की रचना है जो 1613 ईस्वी में उस्मान के द्वारा रचित है। विकल्प में दोस्तों पउमचर्यु जो है स्वयंभू की रचना है और स्वयंभू जो है 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है जो 11वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और ये एक दार्शनिक किताब है। भविष्यत कहा धनपाल की किताब है और धनपाल जो है 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ऑप्शन है 373, 347, 343 या 350। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 अनुच्छेद 343। मित्रों, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत से निर्णय लिया और हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इनके अनुच्छेद जो हैं 343 से लेकर 351 तक इसमें हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान है। और 343 है अनुच्छेद, वो कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है? ऑप्शन है हरियाणा, मेरठ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेरठ। मानक हिंदी खड़ी बोली को कहा जाता है और खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, देहरादून। इसलिए यहाँ पर मेरठ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? ऑप्शन है जायसी, कुतुबन, उस्मान, नंददास। तो मित्रों, हम सभी को पता है इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंददास।
नंददास जो हैं ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं और इनके गुरु का नाम विठलनाथ जी हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। डॉक्टर ग्रियर्सन ने भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है, यानी कौन सी भाषा को इन्होंने अंतर्वेदी की भाषा कहा है? ऑप्शन है राजस्थानी, ब्रजभाषा, अवधी, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रजभाषा को। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है। अगला प्रश्न है 9। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है। ऑप्शन है हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेख्ता, दक्षिणी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हिंदुस्तानी। ये हिंदी का एक रूप है। हिंदू और मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इस भाषा की वकालत की थी, और जो महात्मा गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने जो है अपने भाषणों के अंदर हिंदी और उर्दू से मिले हुए शब्दों का प्रयोग किया था और इस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन में रखना चाहते थे। अगला प्रश्न है दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। ऑप्शन है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, हाड़ौती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मालवी। 11वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी के अंदर जो है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ए, ब, छ, ये अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती है पूर्वी हिंदी के अंदर। और पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसमें 5 बोलियां आती हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसकी चर्चा की थी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली और बस ये 5 आती है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, जो कि राहुल सांस्कृत्यायन ने और भोलानाथ तिवारी ने खड़ी बोली को कोरवी बोली कहा है, कोरवी कहा है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? ऑप्शन है पिंगल, डिंगल, अवधी या अवहट्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पिंगल। अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मेल से पिंगल भाषा बनती है और अपभ्रंश प्लस राजस्थानी इसके मेल से डिंगल भाषा बनती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर। अगला प्रश्न है कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर 1। कोरवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है और खड़ी बोली का संबंध जो है पश्चिमी हिंदी से है। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ऑप्शन है कीलाक्षर, खरोष्ठी, कुटिल या रोमन। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, कुटिल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है उत प्लस शिष्ट, उत प्लस चिष्ट, उद प्लस चिष्ट या उद प्लस शिष्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है।
ऑप्शन है वाङ्मय, उच्छृंखल, सृष्टि, पुरस्कार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुरस्कार। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा पद बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? ऑप्शन है मुरारी, नीलगगन, आजनम, त्रिभुवन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुरारी। बहुव्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ पर दोनों पद प्रधान नहीं होते हों और अन्य ही पद प्रधान हों। इसमें अधिकांश उदाहरण पौराणिक होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है? ऑप्शन है अभिशाप, अभिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिन्नता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। ऑप्शन है सैंधव, यादव, किताब, दैत्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किताब। इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। सैंधव में सिंधु प्लस ए, सैंधव बन जाएगा, ए प्रत्यय है। यादव में यदु प्लस ए प्रत्यय है। दैत्य में दिति प्लस ये, दैत्य में ये प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 है, जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, जो परिश्रम करता है वहीं आगे बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। नेक्स्ट ऑप्शन है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो 21 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। जो वाक्य हैं दोस्तों वो रचना के आधार पे 3 प्रकार के माने गए हैं और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के माने गए हैं। संयुक्त वाक्य उसे कहा जाता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं और ये किसी योजक चिन्ह के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिसमें और, तथा, एवं, पर, परंतु, किंतु, अतः, अतएव। इसलिए इतने जो संयोजक अव्यय हैं इनके द्वारा जो है सरल वाक्य या संयुक्त मिश्र वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं और जुड़ के अगर कोई वाक्य बनता है तो उसको संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 22 में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संन्यास। ये जो है सही शब्द है, शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्यनीय, व्यवहारिक, उपर्युक्त, मिष्टान। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये अशुद्ध है। ये ज है, ये पूरा आएगा और ये इसके अंदर नहीं आएगा। पूजनीय ऐसा शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है लघुत्तर, अनुग्रहित, लब्ध प्रतिष्ठित, अभिष्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लघुत्तर। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें अनुग्रहित में है में जो ई की मात्रा लगी वो बड़ी आएगी। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें जो है लब्ध प्रतिष्ठ ही आएगा, इत प्रत्यय नहीं लगेगा। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें भी जो भय के ऊपर मात्रा लगी हुई है वो भी बड़ी आएगी। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन है विश्वनाथ, मम्मट, भामह,
पंडित राज जगन्नाथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित राज जगन्नाथ। इनका प्रमुख ग्रंथ है रसगंगाधर। इसके अलावा जो पंडित विश्वनाथ है उनकी भी पंक्ति जो है बार बार पूछी जाती है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये दोनों ही जो है वाक्य हैं जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? ऑप्शन है निपुणता, प्रतिभा, जीवनेच्छा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास। ये काव्य हेतु आचार्य दंडी ने माने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? ऑप्शन है भामह, वामन, आनंदवर्धन, कुंतक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भामह। भामह ने कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक्षण्ये कलासु च प्रीति करोति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। ये जो है आचार्य भामह की प्रमुख पंक्ति है। इसके आधार पर इन्होंने 4 जो है काव्य के प्रयोजन माने हैं। अगला प्रश्न है, जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वह कहलाता है? ऑप्शन है गद्य गीत, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीति नाट्य। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खंडकाव्य। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है? ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है और नाट्य शास्त्र जो है भारतीय इतिहास के अंदर सर्वप्रथम काव्य शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है और भरत मुनि को विद्वानों ने दूसरी शती का कवि या आचार्य माना है। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों यहाँ हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न देखे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपने वीडियो अंत तक देखा इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद।